नमस्ते। बहुत बार हम सोचते हैं कि प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए या प्रैक्टिस एनहांस करने के लिए कुछ तो और चीजें हमारे पास होनी चाहिए। आज अगर आप देखेंगे, टीवी खोल के देखो या फिर कोई विज्ञापन देखो, इसमें सब में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो है च्यवनप्राश। और आज अगर देखते हैं हम, तो च्यवनप्राश की सबसे जोरों शोर से ऐड चलती रहती है। कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कंपनी को विजिट देने मेरे कुछ लोग गए थे, तो उन्होंने वहां पे देखा कि जितना वो च्यवनप्राश बेचते हैं, उतना आंवले की निर्मित महाराष्ट्र में या पूरे दुनिया इंडिया में नहीं होती है। इसका मतलब वो च्यवनप्राश में आंवला है या नहीं है, यहां से ये शुरुआत होती है। दूसरा, इनका जो च्यवनप्राश है वो कभी खराब नहीं होता है। अभी एक कंपनी में मैं एक्सपो में गया था, एक कंपनी में ऐसी एडवर्टाइज की थी कि विदाउट प्रिजर्वेटिव च्यवनप्राश। तब मुझे पता चला कि प्रिजर्वेटिव वाला भी च्यवनप्राश होता है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि च्यवनप्राश बनाते वक्त या बनने के बाद उसको टिकने के लिए किसी और की जरूरत लगती है। इसका मतलब सोचो, वो च्यवनप्राश में क्या क्वालिटी के प्रोडक्शंस होगा, क्या क्वालिटी का हब होगा। आजकल वो मावा बना के, इसके भी आगे जाके जो च्यवनप्राश में आंवले का मावा बन जाता है, उसको एक ही बार बना के रखते हैं और वो साल भर च्यवनप्राश बनाते रहते हैं। आइडियली आप सबको पता होगा कि हेमंत ऋतु में जो चीजें बनती है वो उतनी ताकतवर होती है, क्योंकि हेमंत ऋतु शीत का और ताकत का प्रतीक बताया गया है। लेकिन इनका जो च्यवनप्राश है, वो अगर हेमंत ऋतु में आवड़ा निकाल के, उसका मावा निकाल के डीप फ्रीज में रख के जब उनका च्यवनप्राश हर महीने बनेगा, तो उसकी क्वालिटी के बारे में सोचो कैसा हो सकता है। या आंवले का कोई भी प्रोडक्ट आज च्यवनप्राश के नाम पे जो बेचा जाता है, तो सोचो उसकी क्वालिटी क्या होगी और वो रसायन का कार्य करेगा क्या। यह आपके मन में हमेशा सवाल आता उठेगा। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं। बहुत बार हम ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि सचमुच च्यवनप्राश में जो शास्त्र ने बताई हुई 39 दवाएं है, वो प्रक्षेप शास्त्र ने जैसे बताया हुआ है वैसे डाला हुआ है। उसमें घी, तेल, शहद, इसका गुड कॉम्बिनेशन है। ये सोचने की बात ही रह जाती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शंस यूनिट का एम रहता है कि कम से कम मात्रा में खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मुनाफा हो। तो इसीलिए आप जो लोगों को च्यवनप्राश सजेस्ट करते हैं या बहुत सारे लोग च्यवनप्राश खाते हैं, तो उनमें कहीं भी रसायन का कार्य नहीं दिखाई देता है। कहीं भी उनको रसायन उससे हुआ है, च्यवनप्राश लेने के बाद मैं बीमारी नहीं पड़ा हूं, च्यवनप्राश लेने के बाद मुझे एनर्जी, स्फूर्ति, ताकत आ रही है, ऐसा कोई पेशेंट बताते हुए नहीं दिखता है। बहुत सारे ज्यादा उम्र वाले लोग आजकल च्यवनप्राश लेते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पे वो डिस्काउंट में, कहीं ना कहीं पे कम चार्ज में उनको वो मतलब कैंटीन में या हर जगह पे डिस्काउंट में इनको ये च्यवनप्राश मिल जाता है। इसीलिए ये लोग लेते रहते हैं। लेकिन आप अगर इस तरीके का प्रॉपर अवेयरनेस लोगों में करेंगे, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि विदाउट प्रिजर्वेटिव ही च्यवनप्राश रहता है, आंवले का ही च्यवनप्राश रहता है, और वो च्यवनप्राश को टिकाने के लिए उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। जो खुद टिक नहीं पाता है वो अपने को क्या टिकाएगा। पिंडी तो ब्रह्मांड, ये जो न्याय है, ये न्याय के तहत हम अगर सोचते हैं कि अगर वो बाहर ही क्लाइमेट को, पानी से, हवा से, अग्नि से वो अगर नहीं टिक पाता है, तो फिर वो शरीर को अंदर से ये हवा, पानी, अग्नि, या हमारे भाषा में वात, पित्त, कफ, इनसे हमें कैसे बचाएगा, इनके बीमारी से कैसे बचाएगा।
ये सोचने जैसी बात है। तो इसीलिए च्यवनप्राश हमें समझना चाहिए। च्यवनप्राश हमने खुद ने बनाना चाहिए, या फिर जो क्वालिटी बनाता है उसके पास से आपने लेना चाहिए। ये तीन ही ऑप्शंस आपके पास है। तब जाके आप च्यवनप्राश का अच्छी तरह से, जो च्यवन ऋषि ने लेके उसमें तारुण्य के फायदे दिखे, या रस अयनम इति रसायनम, जो रस से लेके शुक्र तक, ओज तक पोषण करता है, वो कार्य करता होगा च्यवनप्राश दिखाई देगा। अन्यथा वो कार्य कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हमने ये सोचा कि चलो, अभी ठंडी के दिन है, जाड़े का मौसम है, तो इसमें च्यवनप्राश के लिए क्यों ने हमारे दोस्तों को बताया जाए। और आपको बताने में मुझे खुशी है, लास्ट ईयर हमने 300 केजी च्यवनप्राश का सेल किया है अपने पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, वैद्यों को। और इस साल हमारा जो टारगेट है वो 400 से 500 किलो च्यवनप्राश बनाना, ये हमारा टारगेट है। उसमें से ऑलरेडी 300 किलो च्यवनप्राश बन चुका है। इसका मतलब आप अगर छोटी भी बात सोचेंगे तो कितने लोग अपने आयुर्वेद के माध्यम से इस चीज को लेते हैं। 1 किलो में कम से कम चार डिब्बे बन जाते, 250-250 ग्राम के। 300 किलो का मतलब कम से कम गुनीले चार, तो सोचो अराउंड 12,000 डब्बे इसके बन जाएंगे। तो उसका 12,000 लोग उसके बेनिफिशियरी रहेंगे, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप खुद ये बना रहे हो या आप क्वालिटी दे रहे हो, तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। कितने सारे पेशेंट्स है, वो आते हैं मेडिकल से च्यवनप्राश लेके जाते हैं। एक बार उनको पता चला है कि यहाँ पे च्यवनप्राश जो है क्वालिटी बनता है। मीठा च्यवनप्राश देना हमारा टारगेट नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखो, या कड़वा च्यवनप्राश देना ये भी हमारा टारगेट नहीं है। च्यवनप्राश शास्त्र ने जैसे बताया हुआ है उसी तरह से अगर हम च्यवनप्राश बनाते हैं तो सचमुच उसके उतने ही रिजल्ट्स मिलते हैं। कितने लोगों को पता है कि च्यवनप्राश में डाला हुआ प्रक्षेप में वंशलोचन आज जो डाल रहे हैं वो वंशलोचन ना होके सिंथेटिक बनाया हुआ वंशलोचन है। ये हम लोगों को पता ही नहीं है। और हम उसको वंशलोचन मतलब जो पथरी को हम च्यवनप्राश में डाल रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं। हमने जब से हमें ये पता चला आज वंशलोचन ओरिजिनल आता ही नहीं, तब से हमने वंशलोचन नाम की चीज हमारे प्रैक्टिस से पूरी बंद कर दी। हमारे सितोपलादी में भी वंशलोचन नहीं डाला जाता है, और च्यवनप्राश में एज अ प्रक्षेप भी वंशलोचन नहीं डाला जाता है। तो वंशलोचन का सबसे अच्छा पर्याय क्या है? तो बेहड़ा जो चूर्ण है वो सबसे अच्छा पर्याय है। प्रभाव में कासहर है वो। च्यवनप्राश को अगर हम लेंगे तो प्राण श्वास कास, इसमें सबसे ज्यादा उसके रसायन गुण है। और त्रिफला में त्रिफला, पूरे त्रिफला के त्रिफला रसायन है, उसमें भी स्पेशली बेहड़ा जो है वो रसायन है। इसीलिए तब से हमने च्यवनप्राश में वंशलोचन कभी भी नहीं डाला हुआ है। तब से लेके आज तक हम बेहड़ा चूर्ण ही च्यवनप्राश में एज अ प्रक्षेप करके डालते हैं। और मैंने जैसे बोला, अगर 300 किलो च्यवनप्राश एक साल में खत्म होता है तो सोचो लोगों में कुछ तो फायदा होता होगा, इसीलिए वो लेते होंगे। तो हमें यही जानना है, समझना है कि किस तरीके से इसको बनाना है और लोगों तो कैसे पहुंचना है। दूसरा मैंने बोला कि अपना एक माध्यम भी होना चाहिए लोगों को पहुंचने का। आप च्यवनप्राश बनाते वक्त या बनाया हुआ च्यवनप्राश लोगों को देते वक्त उसकी इंफॉर्मेशन आपके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक आप पहुंचाएंगे, तो फिर लोग आपसे पूछेंगे, या यस च्यवनप्राश में ये भी होता है, ये भी होता है। और आप ये वर्ड डालना शुरू कर देंगे, बिना प्रिजर्वेटिव वाला च्यवनप्राश, या कोई अच्छा रील आप बना देंगे, हम जो च्यवनप्राश देते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। जो च्यवनप्राश में प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत है वो च्यवनप्राश आपको कैसे ताकत देगा? वो खुद नहीं टिक पाता तो आपको कैसे टिकाएगा? इस तरीके के अलग अलग मीम्स तैयार कर सकते हैं, मीडिया की मैसेज तैयार कर सकते हैं, स्टेटस तैयार कर सकते हैं। आपके च्यवनप्राश में सचमुच आंवला है ना, या फिर आलू है?
ऐसा एक टैगलाइन डाल के देखो, लोग कितना कॉन्शियस हो जाएंगे। अरे मैं जो च्यवनप्राश खा रहा हूँ उसमें सचमुच आलू है या आंवला है, मैं कहाँ से ले रहा हूँ, कौन से कंपनी से ले रहा हूँ, वो कंपनी मुझे कितनी पती है, उसका प्रोडक्शन यूनिट मैंने देखा है क्या। ये सब क्वेश्चंस फिर लोगों के मन में आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप कंट्रोवर्सी नहीं करोगे तब तक लोगों को ये समझ में नहीं आता है, और ये रियलिटी ही है। तो हमें ये जानना है, समझना है कि च्यवनप्राश की रियलिटी क्या है। सचमुच आलू से च्यवनप्राश बन रहा है या आंवला से बन रहा है, उसमें सचमुच गाय का घी डाला जा रहा है या फिर वनस्पति घी डाला जा रहा है, पाम तेल डाला जा रहा है या तिल का तेल डाला जा रहा है हो, शहद आर्टिफिशियल, कितने लोगों को पता है शहद आर्टिफिशियल बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि शहद आर्टिफिशियली बनाया जाता है। और आगे की बात बताता हूं, जो आर्टिफिशियली शहद बनाया जाता है वो ऑल टेस्ट शहद के पास कर लेता है। तो फिर देखो कि शहद आर्टिफिशियल है, तेल पाम का है, घी डालडा मतलब वनस्पति घी है, और वो च्यवनप्राश आपको कैसे टिकाएगा, आपकी रसायन कार्य कैसा करेगा, आपको च्यवन रुचि जैसी तारुण्य कैसा देगा, आपके पेशेंट को कैसे देगा। जिसमें आलू है, आलू तो वातकर बताया हुआ, गुरु बताया हुआ है। च्यवनप्राश तो अग्नि दीप्त करने वाला चाहिए, च्यवनप्राश ब्रूहन करने वाला चाहिए, रसायन करने वाला चाहिए, वाजीकरण करने वाला चाहिए। आपका जो च्यवनप्राश आप अननोन सोर्स से दे रहे हो, सचमुच उसमें इसमें से कितनी चीज है ये आपने देखना चाहिए, सोचना चाहिए। दूसरी बात, आंवले में भी कितनी वैरायटी आती है। आंवला पका हुआ है, बिना पका हुआ है, हरा आंवला है। जब कंपनी च्यवनप्राश बनाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि उसके वो पूरा उसी को अच्छी तरह से बनाएगी, उसका मावा बनाएगी, उसको उसके बाद में एक दिन रुक के उसमें प्रक्षेप डालेगी, ये सब क्वेश्चंस ही है। तो आज च्यवनप्राश का विधि हम देख लेते हैं। हम सबका यही उद्देश्य है, जब आयुर्वेद आगे जाएगा तो उसके सच्चाई के साथ आगे जाना चाहिए। आयुर्वेद आगे जाएगा तो क्वालिटी मेडिसिन के साथ आगे जाना चाहिए। सिर्फ मेडिसिन दे के कोई मतलब नहीं, सिर्फ आयुर्वेद दवा दे के कोई मतलब नहीं। आप क्या दे रहे हो सचमुच पेशेंट्स को। वंशलोचन डाला हुआ च्यवनप्राश आप दे रहे हो मतलब मिट्टी ही पेशेंट्स को खिला रहे हो। तो ये आपके ध्यान में पहले आना ही चाहिए। कंपनी का सितोपलादी चूर्ण देते हो, उसमें वंशलोचन लिखा हुआ है। बॉम्बे में एक फैक्ट्री है जो सिर्फ सिलिका से वंशलोचन बनाती है, उसमें ना कोई वंश का गुण है, ना उसमें वंश का लोचन मतलब आंख है। सिर्फ ये सब देखने के लिए हमारे आंखें खुली होनी चाहिए। जो आपको पता है वही यूज करो, जो पता नहीं है वो मत यूज करो। क्योंकि आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है, हमें लोगों को ठीक करना है, और ठीक करके उनको वापिस बीमारी ना हो इसके लिए काम करना है। और उसी के लिए जो रसायन देने वाले, मेरे कितने पेशेंट्स हैं अस्थमा के, ब्रोंकियल अस्थमा के, एलर्जिक राइनाइटिस के, जो आज च्यवनप्राश पे 1 साल 2 साल 3 साल अच्छा गुजारा कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी एलोपैथी मेडिसिन, विदाउट टेकिंग आयुर्वेदा मेडिसिन ऑल्सो। तो ये पॉसिबल्स है। बहुत सारे बीमारी में हम ये च्यवनप्राश चला सकते हैं, खिला सकते हैं, और उसके रिजल्ट्स हम अच्छी तरह से पा सकते हैं। तो थोड़ा च्यवनप्राश को लेके हम देखते हैं कैसा बनता है ये च्यवनप्राश। सर मुझे शेयर के लिए रिक्वेस्ट मतलब होस्ट करना पड़ेगा शायद। सर आपको कर दिया। हम्म। आरोग्य और कितने लोगों को सचमुच लगा था कि च्यवनप्राश भी एक लेक्चर का टॉपिक हो सकता है।
सचमुच बताओ। जो लोगों को लगता होगा कि नहीं च्यवनप्राश भी एक टॉपिक हो सकता है, तो वो थंब दिखाए। जो लोगों को नहीं लगता है वो उल्टा थंब दिखाए, क्योंकि हम सोचते नहीं है इतना छोटी चीज है। धन्वंतरि जी को नमन करके आज का व्याख्यान शुरू कर देते हैं। एक मिनट, इसमें जाना है ना, हमें मोर में जाना है। स्टेरो कैसे था? मोनो स्टेरो। धन्वंतरि जी का स्तवन करके आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। ॐ ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ॐ धन्वन्तरये नमः। अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय गुरुवर्य वैद्यप्रशी पवार सर, वैद्य त्रिलोक धोपेश्वरकर सर, वैद्य संतोष सूर्यवंशी सर, आदरणीय राजवैद्य समीर जमदग्नि सर, वैद्य अवार्ड सर, वैद्य कुलकर्णी सर और वैद्य राजेंद्र कदम सर, इन सबको तहे दिल से नमन करके निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल मेरे स्टाफ के वजह से मैं ये 300 किलो और ये साल 400-500 किलो का च्यवनप्राश बना पा रहा हूँ, तो इसके वजह से मेरे स्टाफ को भी तहे दिल से नमन। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स जिसके वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। च्यवनप्राश अवलेह, इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शंस, रेफरेंस, इंग्रेडिएंट्स, इक्विपमेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, प्रिकॉशन, डोज, अनुपान, शेल्फ लाइफ और इंडिकेशंस। इंट्रोडक्शंस में सबको पता है च्यवनप्राश जो है ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है, प्योरली हर्बल है। ये एकमेव ऐसा चीज है जो रिच ऑफ प्रोटीन्स, रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिच ऑफ फाइबर्स, रिच ऑफ मिनरल्स और रिच ऑफ मल्टीविटामिन्स। जो हम बोलते, अभी एक पेशेंट आया था, वो बता रहा था कि उसके 1.5 साल की बच्चा है, उसका वो इसका आयन का सिरप दे रही थी और उसके साथ ऑरेंज जूस 2 बूंद दे रही थी। तो मैंने पूछा ये ऐसा क्यों करती है? तो बोली कि आयन का सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन जो है विटामिन सी के वजह से बढ़ता है। एक्चुअली अपना च्यवनप्राश ही लोहे में बनता है, तो आयन रिच उसमें आ ही जाते हैं। और आंवला खुद जो है विटामिन सी रिच है, तो जिसको खून की कमी है और उसको एब्सॉर्प्शन की कमी है, ऐसे लोगों को आप च्यवनप्राश अच्छी तरह से खिला सकती है। दूसरा, च्यवनप्राश में अगर आप देखेंगे तो आंवला खुद मोर फाइबर्स युक्त है। मतलब अंग्रेजी भाषा में, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको लोगों को ये भाषा समझती है। उनको बोलोगे आयन सिरप और ऑरेंज जूस लेने से अच्छा आप च्यवनप्राश लो, जिसमें यू विल गेट आयन आल्सो, यू विल गेट द विटामिन सी आल्सो, यू विल गेट द गुड प्रोटीन्स आल्सो। अपने च्यवनप्राश में घी है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, तो रिच प्रोटीन्स इसमें ऑलरेडी है, रिच फाइबर इसमें ऑलरेडी है, क्योंकि आंवला जो है या कुछ अपनी वनस्पति जो है शतावरी रिच फाइबर्स है, अश्वगंधा रिच फाइबर्स है, विदारी कंद सबसे बड़ा रिच फाइबर्स है। तो ये जो रिच फाइबर्स जो है वो भी च्यवनप्राश में ऑलरेडी अवेलेबल है। फाइबर्स हुआ, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है,
जो सबका एब्सॉर्प्शन और इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें सब जब द्रव्य देखेंगे वो रसायन गुण के हैं, गुड़ूची जैसे रसायन है इसमें, तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी इसमें सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए ये इम्यूनोथेरेपी के लिए, मतलब ऑटो इम्यून डिसीज हो, कोई भी कैंसर्स हो, या कोई भी श्वासकाश के व्याधि हो, या ओवरऑल आप ग्रोथ करना चाहते हैं पेशेंट्स को, मतलब इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं या एक भी कंडीशन ऐसी नहीं कि जिसमें आप नहीं दे सकते हैं। और ये इतना मीठा भी नहीं कि शुगर डायबिटीज को भी बढ़ा देगा। थोड़ा मीठा है ये, लेकिन पेशेंट्स को आप बताएंगे कि ये जो जितना मीठा है उतना ही कड़वा है, उतना ही कसेला है, ये षड रसात्मक आहार है एक्चुअली। क्योंकि इसमें अपने तिक्त रस के, कटु रस के, कषाय रस के सब द्रव्य इसमें है। अगर हम इसकी अच्छी तरह से सोचते हैं तो लवण छोड़ के इसमें सब रस है। लवण तो हम खाते ही रहते हैं, इसलिए पंच रसात्मक होने के वजह से ये शरीर को कोई भी दोषों का असंतुलन नहीं होने देता, डायबिटीज भी बढ़ाने नहीं देता है। ये हमारा आज तक का एक्सपीरियंस है। कई पेशेंट्स मेरे हैं डायबिटीज के जो अपना च्यवनप्राश लेते हैं और उनका शुगर बढ़ने के बजाय कम होता है, नॉर्मलाइज होने में फायदा होता है। क्योंकि पैंक्रिया को भी ये रसायन है, लीवर को भी ये रसायन है, एब्सॉर्प्शन को भी ये रसायन है। इसीलिए च्यवनप्राश को आप कौन से भी कंडीशन में नहीं देना, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा अच्छा दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा हो जाता है पेशेंट्स का, तो आपके दवा के साथ साथ च्यवनप्राश आप अनुपान करके भी दे सकते हैं। मैं तो कई कई पेशेंट्स में सप्तामृत लो है, उसके साथ सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लो। 64 पिंपली रसायन देना है, 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लो। अश्वगंधा रसायन देना है, 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लो। हर एक कंडीशंस में रसायन करके कोई भी व्याधि में आप च्यवनप्राश दे सकते हैं। ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ तेल, घृत और मध, हनी, तीनों भी इसमें है। तो सोचो, दोषों का, त्रिदोष का संतुलन इस पे है, पंचरस का संतुलन इसमें है, पंच महाभूत इसमें ऑलरेडी सब है, अग्नि का समावेश है, पृथ्वी का है, आप का है, तेज का है, वायु का है, आकाश का है। तो ये पंच महाभूत, त्रिदोष, सत्व अगर हम देखेंगे तो आंवला, कितने लोगों को पता है कि कितने बजे आंवले का पौधा सोता है और कितने बजे उठता है? कभी ये ऑब्जर्वेशन आपने किया है? आंवले का पौधा किसी ने देखा है कितने बजे वो सोता है? शाम को 7 बजे और उठता है सुबह 4 बजे। आंवले का पौधा सोता है, आंवले का पौधा उठता है, और वो रसायन काल में उठता है। इसलिए आंवले का इतना गुण शास्त्र ने बताया हुआ है। और वही आंवले अगर अपन यूज करते हैं, उसको ना कोई खत डालने की या कोई रासायनिक क्रिया करने की उसकी जरूरत है, अपने आप आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो बांध बोलते हैं, हमारे जो खेती जहाँ पे खत्म होती है उसके ऊपर ये बिना कोई खत का, बिना कोई रसायन का आ जाता है और अच्छे पौधे इसको लगते हैं। तो मतलब आंवला जो है सबसे बेस्ट बताया हुआ है। 4 लेह बताया हुआ है। कोई भी चीज लेह से लेती है, मतलब उसका एब्सॉर्प्शन अपने जबान से ही शुरू होता है। हार्ट अटैक जब अपने को आता है तो हम सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रखते हैं, क्योंकि उसका सबलिंगुअल एब्सॉर्प्शन हो जाए और तुरंत पेशेंट को अच्छा राहत दे। अगर कोई भी लेह चीज लेते हो, कोई भी काढ़ा पीते हो तो तुरंत पी जाएगा, या गोली खाते हो तो पेट में जाके उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लेह चीज है वो मुंह में कितना देर रहती है वो देखो। च्यवनप्राश को आप ले लोग अभी च्यवनप्राश के ग्रैन्यूल्स टैबलेट्स भी लाना शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने, ये गलत है। च्यवनप्राश लेह है, ये कभी नहीं भूलना है। अब लेह जो चीज, वो शुगर फ्री च्यवनप्राश लाए है, वो ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव युक्त है। हमने करने की कोशिश की, 15 दिन में पूरी बैच खराब हो गई। मुझे लगा कि ये जो लोग हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव बनाते होंगे, कुछ तो आइडिया होती होगी जो उसको प्रिजर्व कर सके। तो मैंने वैसे ही उनके तरफ से ही बना के देखा। जब खराब हुआ तो मेरे फार्मासिस्ट दोस्तों को पूछा मैंने, जिनकी फार्मेसी है, तो बोले ऐसा तेरा टिकेगा ही नहीं, तेरे को उसमें प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा। उस दिन से शुगर फ्री च्यवनप्राश नाम की चीज मैंने छोड़ दी। तो ये संभव नहीं है। इसीलिए च्यवनप्राश जो है वो प्राश है। सुवर्ण प्राश बोला है, च्यवन प्राश बोलना है। प्राश मतलब लीहते,
लेह करके उसको लेना है, ताकि सब लिंग्युअली, मतलब डायरेक्टली हार्ट तक, डायरेक्टली लिवर तक, डायरेक्टली आमाशय तक, डायरेक्टली पैंक्रिया को एक संदेश चला जाए, मेंदु को एक संदेश चला जाए कि आप कुछ तो अच्छा ले रहे हो, जिसमें पंच रस है, जिसमें त्रिदोष संतुलन का इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें रसायन का प्रॉपर्टी है, जिसमें रुष्य का प्रॉपर्टी है। आप मकर ध्वज भी, शिलाजीत भी आप च्यवनप्राश के साथ देते हो तो रुष्य क्रिया आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी। तो च्यवनप्राश अपने को अगर उसकी फलश्रुति देखेंगे तो आप देखो, बाल लेह्य करना है, वन्नी मतलब अग्नि को बढ़ाता है, बल ताकत को बढ़ाता है, दुष्टवा मतलब दृष्टि को बढ़ाता है, शीन शीन को अच्छा करता है, रसायन किसको किसको, बाल को, रुद्ध को, शत को, क्षीण को, नारी को, नारी क्षीणश्च शोषिणम मतलब जो अति व्यावाह करने के बाद क्षीण हुआ है, उसका शुक्र बढ़ाने का भी कार्य करता है। रुद्रोगिनाम क्षीण नरस्ते युज्यते, कास श्वास पिपासा, वातास्र रोग मतलब वात के और रक्त के रोग, ऊरग्रहम वात पित्तम, शुक्र दोषम, मूत्र दोषम च, प्रमेह मूत्र दोष का व्याधि बताया हुआ है, तो मूत्र दोषम च, मेध्या स्मृति, देखो सिर्फ मेधा मतलब बुद्धि नहीं बढ़ाता है, स्मृति भी बढ़ाता है। जो बच्चे में आप उसकी स्मृति बढ़े ऐसा चाहते हो, उनको च्यवनप्राश खिलाओ, स्मृति भी बढ़ेगा, मेधा बुद्धि भी बढ़ेगी, मतलब आकलन शक्ति भी बढ़ेगी, सत असत समझने का भी उसको प्रावधान होगा, और स्मृति जो अच्छा है उसका, उसको जो मेमोरी बूस्टर्स रहते हैं हमारे, वो भी आपको ध्यान में आएंगे। स्त्रीशु मतलब वृक्ष है, हर्ष आनंद देने वाला है, कांति जो आप चाहते हैं, जो पेशेंट्स को वांग है, कांति गई हुई, प्रभा गई हुई, छाया की हानि हुई है, ऐसे पेशेंट्स को आप च्यवनप्राश खिलाओ, उसकी कांति आना शुरू हो जाएगा। कितने दिन खिलाना है? मिनिमम 1 ईयर्स। व्रणम प्रसन्नताम, उसका वर्ण प्रसन्न हो जाएगा। अश्य प्रयोगातिथ्यम नरो जीर्णम विवर्जितम मतलब उसकी जीर्णता जो है वो विवर्जन मतलब उसका नाश होना शुरू हो जाएगा। कितना अच्छा इसकी फलश्रुति बताई हुई है। मुझे नहीं लगता इसके अलग आपके पास कुछ ज्यादा पेशेंट्स होते होंगे। तो ये फलश्रुति हम नहीं देखते हैं, इसकी कंटेंट्स हम आगे देखेंगे, यहाँ पे भी काफी कंटेंट है। भूम्य अम्ल की जैसा कंटेंट्स है, हम अगर देखते हैं लिवर्स में एंटीवायरल्स करके सबसे श्रेष्ठ द्रव्य आज मार्केट में है, वो है भूम्य अम्ल की। न्यूरोसिल हो या डेंगू में, या कोई भी वायरल्स इंफेक्शन हो, आज आप देखते हैं जो ऑटोइम्यून डिसीज आज बढ़ रहे हैं। यार जो लोगों को कोविड के बाद एवियन हुआ, कोविड के बाद ऑटोइम्यून डिसीज हुए, हाइपोथायराइडिज्म ऑटोइम्यून डिसीज है, एलोपेशिया ऑटोइम्यून डिसीज है, कैंसर ऑटोइम्यून डिसीज है, तो ये सब वायरस के वजह से होते हैं। और ये वायरस का बाप कौन है? तो वो है भूम्याम्ल की, और ये भूम्याम्ल की इसका एक कंटेंट है। अमृता जिसका नाम ही अमृता है, अभया जो डरने नहीं देती, अमृता जो आपका रसायन करती, इसमें नाम भी देखो कितने सही मायने में आए हैं। वो हरित की भी यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन अभया मतलब च्यवनप्राश आप अगर लेते हैं तो आपके शरीर में अभया मतलब डर जो है वो कम होते जाएगा। बहुत सारे पेशेंट से वो आते हैं, हमें बहुत डर लगता है। अभी कल एक पेशेंट आया था, वो बोल रहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मैं बोला तू क्या यहाँ पे अमरत्व लेके आए? तो तू मरने तो है ही वाला, लेकिन उसको वो मरने का जो डर है वो उसको ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तो उसको पहला इससे हमें बाहर लाना पड़ेगा। इसलिए अभया जैसा चीज है जो च्यवनप्राश में है, वो ज्यादा काम यहाँ पे अच्छी तरह से करती है। पुनर्नवा शरीर को पुनर्नवीन करना, मतलब किडनी डिसीज का पेशेंट्स है जिसमें हम किडनी को पुनर्निर्माण चाहते हैं, ऐसे पेशेंट्स में, सीकेडी के पेशेंट्स में आप च्यवनप्राश अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकते हैं। लिवर सिरोसिस जिसमें आप सिरोसिस को रिवर्स करना चाहते हैं, पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। एवीएन के पेशेंट्स जिसमें आप पुनर्निर्माण चाहते हैं हड्डी का। उसी के साथ साथ ऑस्टियोपोरोटिस वाले पेशेंट्स जिसमें आप पुनर्निर्माण चाहते हैं, जहां जहां पे आप या आपके मस्तिष्क में या हार्ट में
जिसका हार्ट अटैक आके गया है, वहां के मसल्स कुछ वीक हो गए हैं, वहां पे पुनर्निर्माण अगर आप चाहते हो तो हार्ट में, किडनी डिसीज में, पैंक्रिया का पुनर्निर्माण चाहते हो डायबिटीज में, तो ये पुनर्नवा कंटेंट हुआ हुआ च्यवनप्राश जो है, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स हमेशा देता चला आएगा। क्योंकि इसका ब्यूटी ही ऐसी है कि इसमें जो ड्रग्स यूज किए गए हैं, वो उतने सब रसायन एक साथ लेने का प्रावधान, त्रिदोषों का सम्मिलन करने का प्रावधान, पंचरस जाने का प्रावधान सिर्फ च्यवनप्राश में ही हो सकता है। शारंगधर संहिता मध्यम खंड का जो पाठ है, इससे हम जनरली च्यवनप्राश ज्यादा बनाते हैं। सहस्त्र योग में भी है, अष्टांग हृदय में भी है, तो इसमें भी इसके रेफरेंस आपको मिलेंगे, कभी ये पढ़ के देखना। अगर आज तक आपने अपने घर वालों को ये बताया नहीं कि मैं एक दिन जिंदगी में करोड़पति बनूंगा, आज के बाद ढिंडोरा पीटना चालू। 19 साल पहले मैंने रेड कलर की मर्सिडीज बेंच को मेरी दीवारों पे चिपकाया, फ्रिज पे चिपकाया, शांति निकेतन में भी चिपकाया। शांति निकेतन जानते हो? जहां शांति रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वहां भी शांति से नहीं बैठ सके, इसलिए चिपकाया मैंने सब जगह। मेरे घर पे रिश्तेदार लोग आते थे तो कहते थे, साले क्या नाई की दुकान बना रखी तूने, इसके सफेदी करा ले रहे तूने नाई की दुकान। मैंने कहा एक दिन ये नाई की दुकान चमकेगी। फिर उन्होंने ही चमकवाया, क्योंकि वो मुझे हर साल कहते थे। अब वो कुछ नहीं कहते, मैं कहता हूं। एक बार अपनी जिंदगी की आंतरिक बातों को बाहर फेंक दो, मां कसम आप नहीं लाओगे मर्सिडीज, दुनिया बम्बू डाल डाल के आपसे लुआएगी। ये आदमी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसके जैसा मोटिवेशन कोई नहीं देता है सचमुच। और ये सच है, अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। अगर हम मर्सिडीज का सपना नहीं देखेंगे, हम 100 बेड का आयुर्वेद का हॉस्पिटल का सपना नहीं देखेंगे, तो ये बनने की संभावना ही नहीं है। हम अपने 10 बाय 10 के क्लिनिक में ही सेटिस्फाइड रहेंगे तो आपका 100 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल नहीं बनेगा। आप वो 50,000 के जॉब में ही सेटिस्फाइड रहेंगे तो आप कभी खुद का क्लिनिक, खुद का हॉस्पिटल, खुद का साम्राज्य नहीं खड़ा कर पाओगे। आपको उठना है, दिन रात काम करना है, तब जाके आपको ये संभव होगा कि आपका सपना पूरा हो। मैं ऐसे बताता हूं हमेशा कि जिंदगी एक ही बार मिली है, उसको सपने में जीना चाहिए, उसको सपने आगे रख के जीना चाहिए। सामान्य जिंदगी तो कई लोग जीते हैं, हमें विशेष जिंदगी जीना चाहिए। दो लोग बोलने चाहिए, यार आयुर्वेद में ना ही सही, इसने कुछ तो नाम बनाया, खुद का कुछ तो साम्राज्य खड़ा किया, आयुर्वेद का कुछ तो साम्राज्य खड़ा किया। और आप चाहे तो आप भी 300 किलो, 400 किलो, 500 किलो च्यवनप्राश हर साल बेच सकते हो। सिर्फ आपको बेचना है, लोगों को समझाना। और मैं हमेशा बोलता हूं, आप झूठ मूठ बोल के नहीं बेच रहे हो, आप लोगों को आरोग्य बेच रहे हो। और आरोग्य की कीमत तो कहीं पे भी नहीं होती है। आप अगर किसी को बोलेंगे कि मुझे आपका, मैं आपको 2 करोड़ देता हूं, मुझे आपका आरोग्य दे दो, तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन यही 500, 600, 700, 800 रुपए में आरोग्य आप लोगों को सही तरीके से उनको समझाते हो तो आरोग्य देना संभव है। आम पाचन में सर्वश्रेष्ठ मुस्ता है, ये इसका कंटेंट है, ये सोचो। बल्ले में सबसे श्रेष्ठ बला है, ये इसका कंटेंट है। शोतहर में, वेदनाहर में सर्वश्रेष्ठ दशमूल है, ये इसका कंटेंट है। पित्त के शांति के लिए कमल जो बोला हुआ है, या कमल के जो अलग अलग प्रकार बोले हुए हैं, वो सर्वश्रेष्ठ बताए हुए पित्त शांति के लिए, ये इसका कंटेंट है। गुड़ची कटुका तिक्ता स्वादु पाका रसायनी, कटुका तिक्ता होने के बाद भी स्वादु पाका और रसायनी श्रेष्ठ हंसने वाली गुड़ची इसमें है। श्वास कास का रसायन, पिंपली रसायन इसमें है। मैंने बताया इसमें भुई आवड़ा है, भूम्याम्ल की। इसमें पुनर्नवा है, पुनर्नवीन। इसका अगर आप लैटिन नेम में देखते तो नया चीज बनाने वाला शरीर में भुई आवड़ा पूरा एंटीवायरल का कार्य करता है। विदारी गंध इसमें है।
जो हमें बल का कार्य करता है। इलायची जो पाचक है। जीवंती जो जीवन देने वाली, नाम पे ही नया जीवन देने वाली, जीवन बढ़ाने वाली जीवंती इसमें है। द्राक्षा जो रुद्र बताया हुआ है, श्रेष्ठ अनुलोमक भी है। अगुरु जैसे द्रव्य श्रेष्ठ बताया हुआ है शीतनाशक में। तो ये द्रव्य इसके कंटेंट्स है। पुष्कर मूल सर्वश्रेष्ठ है श्वासकाश रोग में। सर्वश्रेष्ठ है पार्श्वशूल नाशक में। रक्त चंदन इसकी तो पित्त शामक, विधृधि शामक, रक्त शामक, रक्त पित्त शामक। हृत की ये तो खुद अभया है, मैंने जैसे बताया आपको। भीत की भी नाश करेगी, अनुलोमन भी करेगी। और सर्वश्रेष्ठ रसायन बताया हुआ है जिसमें पंचरस है। शतावरी आप अगर देखते हो, छोटी बच्ची से लेके बूढ़ी तक जो रसायन का कार्य करती है स्त्रियों में, वो शतावरी इसका कंटेंट्स है। इसमें मुद्दक पर्णी, माश पर्णी, ये मतलब बताया हुआ है रान, लेकिन हम उसमें मुद्दक, मूंग की दाल और उड़द की दाल ये डालते हैं इसमें। क्योंकि पर्णी अभी उतना मिलता नहीं है जितना चाहते हो। लेकिन दाल में जो प्रोटीन्स मिलते हैं, दाल में जो अपने श्रेष्ठ दाल बताई हुई है, उड़द दाल रुष्य बताए हुए, मूंग दाल सुपाच्य और हल्का बताया हुआ है, लघु बताया हुआ है। काकनासा है, मैदा है, शिर काकोली है। अष्टवर्ग जिसका बेस मतलब जिसके पर्यायी द्रव्य भी उपलब्ध है और उसके कुछ ओरिजिनल द्रव्य भी उपलब्ध है, जैसे रुद्धि रुद्धि। ये द्रव्य भी कुछ अंशतः उपलब्ध है, या जिनके पर्यायी द्रव्य है, ये सब इसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में है। मैंने जैसे बोला कि हम प्रक्षेप में वंशलोचन नहीं डालते हैं, हम बेहड़ा डालते हैं। वंशलोचन मतलब सिलिका डालने से अच्छा है बेहड़ा जो कासग्न है उसी के साथ साथ। और बेहड़ा के माध्यम से क्या हुआ, इसका त्रिफला भी पूरा हुआ। एक्चुअली च्यवनप्राश में बेहड़ा ही नहीं था, हरित की है, आंवला तो है ही प्रचुर मात्रा में। तो ये बेहड़ा डालने के बाद इसका त्रिफला भी पूरा हुआ, जिसका कार्य और ज्यादा बढ़ा, क्योंकि त्रिफला खुद रुष्य है, त्रिफला खुद रसायन है। और आंख का तो सर्वश्रेष्ठ रसायन है। पिपली तो सबको पता है। चातुर्जात सर्वश्रेष्ठ सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऐसा बोला जाता है। मतलब पृथ्वी गुण बढ़ाने वाला सुगंधि द्रव्य सबसे श्रेष्ठ है, पृथ्वी गुण बढ़ाने वाला। मतलब अस्थि सौशीर्य में, ऑस्टियोपोरोसिस में अगर घनता को आपको बढ़ाना है, पेशेंट में स्थिरता लाना है, अस्थि धातु की ताकत बढ़ाना है, एवियन में नई हड्डी बना के उसकी ताकत बढ़ाना है, कार्टिलेज को नया बनाना है। बहुत बार नए नए द्रव्य आते रहते हैं, इससे कार्टिलेज बनता है, उससे कार्टिलेज बनता है। अरे च्यवनप्राश जैसी द्रव्य है जो सर्वश्रेष्ठ है नवनिर्माण में, सर्वश्रेष्ठ है रसायन में, सर्वश्रेष्ठ है वाजीकरण में। आप जिसके कार्टिलेज का डिजेनरेशन हुआ है, ब्रेन एट्रोपी में, ब्रेन डिजेनरेशन में, सिजोफ्रेनिया में मेधा स्मृति ही तो चली गई होती है। अल्जाइमर में स्मृति तो चली गई होती है। पार्किंसन में सिंडोपा तो कम पड़ा होता है, इसमें कवच बीज भी है। तो ये द्रव्यों का हमें अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाना होगा, अच्छी तरह से इसको बनाना होगा। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूँ ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ, जब मैं कल क्या करने वाला हूँ इस पे ताकत लगाई, तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूँ, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। कितने लोग सचमुच कल का टास्क लिखते हैं या वहां पे जाने के बाद ही काम करते हैं? ये देखो, कल का टास्क अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आज की ही बात है। कल रात को ही मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं बैंक का, दोनों बैंक का मेरा काम करूंगा। निर्विकार फाउंडेशन जो एक धर्मादाय ट्रस्ट बन चुका है, जो सर्विस का, लोगों को
कुछ फ्री सर्विसेज देने का, ट्री प्लांटेशंस कॉन्जर्वेशंस करने का ये काम करेगी, उसका एक अकाउंट आज ओपनिंग करना था, वो हो गया। दूसरा मैंने डिसाइड किया था कि जो नीमा आयुर्वेद फोरम है, आप सबको भी उसी के लिए इनविटेशंस है। नीमा आयुर्वेद फोरम बन गई है, जो डॉक्टर्स के प्रॉब्लम्स को लेके हमारे प्रशासन के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे मिनिस्ट्री के साथ कम्युनिकेशंस करेगी। तो उसके लिए नीमा आयुर्वेद फोरम का भी अकाउंट आज ओपन हो गया। तो ये सब चीजें हमें प्लान अगर हम नहीं करते हैं तो ये नहीं होता है। जैसे ही सर ललित सर से बात हो गई, सर हम नया कुछ टॉपिक ले सकते हैं क्या इनके लिए, जो इनकी प्रैक्टिस बढ़ाने में फायदा हो। देखिए आप अभी यहाँ पे जुड़े हुए, आप यूजी में है, पीजी में है, क्लिनिक है, जॉब में है, कहीं पे भी हो, खुद के स्टेटस पे एक एक महीना आप च्यवनप्राश रख के देखो। अगर आपने कम से कम 10 किलो, ज्यादा नहीं बोल रहा, 10 किलो भी च्यवनप्राश सेल नहीं किया, तो वो स्टेटस रखने का पूरा खर्चा मैं कर दूंगा। देखो कितना आसान है, एक महीना रोज च्यवनप्राश को लेके एक छोटा छोटा डिजाइन बनाओ, या सिर्फ रिटर्न्स में लिखो या च्यवनप्राश का फोटो डालो। नहीं आपको 100 लोगों ने तो भी 10 दिन, एक महीने में पूछा तो मैं बताऊंगा। तो ये संभव है। लोगों को बताओ, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताओ, च्यवनप्राश के गुण बताओ। कितना आसान है। अगर आपने ये गुण देखे होंगे तो इसका एक एक गुण अगर हम अलग अलग निकालेंगे तो भी एक महीना का पूरा, मतलब इसमें से एक ही वर्ड लिया, रसायनम, च्यवनप्राश रसायन है। तो रसायन क्या होता है? च्यवनप्राश बच्चों में फायदेमंद है, एक ही वर्ड। च्यवनप्राश वृद्धों में फायदेमंद है, दूसरे दिन का वर्ड। देखो इतना भी करेंगे तो भी च्यवनप्राश में आप लोगों तो, मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब एक महीना आपको मटेरियल मिलेगा जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। सिर्फ च्यवनप्राश मिलेगा इतना लिखेगा तो कोई नहीं लेगा आपसे, लेकिन च्यवनप्राश आपसे क्यों लेना है? आपके पास अलग क्या है? आलू है, आंवला है, शहद है या केमिकल वाला शहद है, घी है या डालडा है, तिल तेल है या पाम तेल है, या ऐसे क्वेश्चंस तैयार करो। उसमें सचमुच ये 27 टाइप्स के हर्ब्स डाले जाते हैं क्या? आपके च्यवनप्राश में शतावरी है या नहीं है, गुडुचि है या नहीं है? इक्विपमेंट्स आपको वेइंग स्केल लगेगा, खलवा यंत्र लगेगा, स्टेनलेस स्टील के वेसल्स लगेंगे, गैस स्टोव लगेगा, स्टीरर लगेगा, स्पून लगेगा, वो जाली लगेगी 14 नंबर की, और एयर टाइट कंटेनर्स लगेगा बाद में के लिए। पूर्व कर्म, आपको अच्छे क्वालिटी के आंवला लेके आना है। खुद शुरू में 5 किलो ही च्यवनप्राश बनाओ। 5 किलो का जो मटेरियल्स है वो मैं यहाँ पे अभी जो 250 ग्राम्स ये दिया हुआ है, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो कागज को ठहरे मांगा सकते। ये मैंने 30 केजी का मटेरियल्स बना, हम 30 के एक साथ 30 केजी से ज्यादा च्यवनप्राश नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी च्यवनप्राश बनाना है तो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो उसका उतना मावा तैयार होना और ये नहीं होता है। आप 5 केजी के लिए अगर आपको च्यवनप्राश बनाना है तो आपको जो चूर्ण जो है, ईच चूर्ण 42 ग्राम्स लेना है आपको। अराउंड 1134 ग्राम, 1150 एवरेज आउट, या 1100 बोलो, 1100 ग्राम का चूर्ण आपको 5 किलो च्यवनप्राश बनाने के लिए, 5 किलो आंवले के च्यवनप्राश बोला बोलो, उसका बन जाता है 10 किलो। 5 किलो आंवले का च्यवनप्राश बनाने के लिए आपको 42 ग्राम ईच कंटेंट्स, ये जो 27 कंटेंट्स है ये आपको लेना पड़ेगा। आंवला इसमें 5 किलो आपको लेना पड़ेगा। आंवला लेके अच्छी तरह से उसको क्लीन करना है, धोना है, अच्छा स्वच्छ पानी में देना है, कुछ अलग उसमें नहीं डालना है। स्वच्छ पानी में अच्छी तरह से आंवला को धो दो, उसकी एक पुरचुंडी बांधना है। अगर आपका स्टेनलेस स्टील का कितना बड़ा ये है यूटेंसिल्स है, उस हिसाब से एक या दो पोटली भी आप बांध सकते हैं। हम एवरेजली 30 किलो के हम 2 या 3 पोटली बांधते हैं, आगे आप छोटा वीडियो देखेंगे उसमें वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आंवला अच्छी तरह से धोना है, उसकी पोटली बांधना है। पोटली बांधने के लिए आपको सूती कपड़ा जो होता है, जो सूती टॉवेल्स होते हैं कॉटन का,
वो कॉटन का कपड़ा लेना है। नया लिया तो और ज्यादा अच्छा, नया लेने वाले को तो अच्छा उसको धो के लेना है। या पुराना भी अपने घर में जो अपने पुराने लोग यूज करते हो, धोतर बोलते हैं, या फिर अच्छा क्वालिटी का साड़ी भी इसमें चल जाता है। या फिर उपरन बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो गमछा बोलते हैं कुछ लोग उसको, तो वो भी यहाँ पे यूज किया जाता है। वो भी अच्छी तरह से धोना है और उसको आंवले को उसमें पुरचुंडी में बांधना है। उसके बाद आपको काढ़ा जो है, मतलब ये 1134 ग्राम जो द्रव्य लिए हुए है, इसमें आपको 20 लीटर पानी डालना है। 20 लीटर पानी डाल के आपको उसको उबालना है। अगर बड़ा लेते हो आप, मतलब 30 किलो का बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 120 लीटर पानी डालना है। मतलब जितना आप किलो लेते हैं उसके 4 गुना ज्यादा आपको पानी डालना होता है। इसी में जैसे 5 केजी का आप च्यवनप्राश बनाते हो तो 20 लीटर आपको पानी डालना है। 20 लीटर पानी डाल के उसमें भरड़ जो 1134 ग्राम है वो डालना है। और उसको उबालते वक्त आपको वो आंवले उसमें रख देने हैं पकाने के लिए। शुरू में ही, मतलब एक साइड से उसी में ही वो काढ़ा बनता रहेगा और उसी में ही आपके आंवले पकते रहेंगे। तो एक बार अच्छी तरह से आंवला पका है नहीं है वो दबा के देखना है। दबाने के बाद आंवला अगर अच्छी तरह से पक जाता है, ज्यादा बड़ा फ्लेम भी नहीं रखना है और एकदम कम भी नहीं रखना, मीडियम फ्लेम में इसको उबालते रहना है। एक बार आंवला पक जाता है, एवरेज आउट 5-6 घंटा कभी कभी लगता है। कितना क्वांटिटी है इसी के ऊपर थोड़ा घंटे का प्लस माइनस हो जाता है। 3 घंटे से लेके 5 घंटे तक भी आंवला पकने को लगते हैं अगर आपका बड़ा क्वांटिटी में रहेगा तो। आंवला पकने के बाद आपको चेक करना है ऊपर से ही, इसको दबा के इजीली आपके हाथ से अगर दब जाता है तो ये समझना है आपका आंवला अच्छी तरह से पक गया है। वो आंवला निकाल के लेना है, काढ़ा वैसा ही उबालते रहना चाहिए। अगर 5 केजी का काढ़ा बच जाता है, सॉरी 5 लीटर का काढ़ा बच जाता है, तो उसको अच्छी तरह से छान के लेना है। जो भी भरड़ आपने डाली हुई थी वो भरड़ बाजू में रखना है। और जो 5 लीटर का काढ़ा है उसमें 5 किलो शक्कर डालना है। 5 लीटर काढ़ा प्लस 5 किलो शक्कर, और इसका पाक बनाते रहना है एक साइड। इसका पाक जितना आप अच्छी तरह से, 1 तारी या 2 तारी पाक बोलते हैं हमारे शास्त्र ने, इसका पाक विधि का कुछ परीक्षा बताई हुई है। वो परीक्षा जो है उसमें 1 तारी या 2 तारी पाक अगर जब आपका बन जाता है तो फिर आपको रुक जाना है। इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे नहीं आ जाए। और ये जो पाक है अच्छी तरह से बनने के बाद दूसरी साइड से आपका क्या चलता रहेगा, तो आंवले को अच्छी तरह से बाहर निकालना है। आंवले को फोड़ना है। फोड़ने के बाद उसकी जो बी आती है वो बाजू में रखना है। और वो आंवले को 2-3 तरीके से लोग घिसते हैं। एक जो है वो इसका जो मिक्सर का नेट होता है इसके ऊपर भी लोग घिसते हैं। हम जो होते हैं वो, मैंने जो यूटेंसिल्स आपको बता दिया, ये 14 नंबर सीव्स वाला, इसके ऊपर घिसते हैं। तो उसमें से जो तार होती है वो निकल आती है। उसके पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको घिसना कम लगे इसके लिए आप उसमें एक चीज कर सकते हैं, वो है थोड़ा मिक्सर से उसको घुमा लो। थोड़ा मिक्सर से घूमने के बाद उसका सॉफ्टनेस आ जाएगा, क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है उसको आंवले को घिसने में। मतलब पका हुआ आंवले का मावा बनाने के लिए घिसने में। तो वो अच्छी तरह से आप घिसते रहेंगे तो वो सब उसका मावा जो है बाजू में आ जाएगा। एक मावा आप अच्छी तरह से बाजू में रख दो। और फिर वो मावा जो है उसको आपको लोहे की कढ़ाई में उसको बनाने को लेना है। लोहे के कढ़ाई में वो मावा का आंवला नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज रह गई बीच में। आंवला निकालने के बाद उसको आपको पुरचिंडी बांध के उसको, उसमें जो पानी आया हुआ है वो निकालने के लिए या निथरने के लिए बोलते हैं हम, वो रखना है। ताकि वो जो पानी है उसमें से वो सब चला जाएगा और आंवला बच जाएगा। और जो पानी भी है वो अच्छी तरह से इकट्ठा करना है और वो सब पानी आपके काढ़े में डालना है।
वो पानी इधर उधर नहीं डालना है, कि वो उसमें भी काफी आंवले का अर्क रहता है। तो आपको उसको कम से कम, कभी कभी हम 12 घंटे 14 घंटे भी उसको बांध के रखते हैं, ताकि उसमें से सब जो पानी है वो कम रहे उसमें। क्योंकि जितना पानी उसमें रहेगा उतना उसको आपको गर्म करते बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आपका मावा है वो निकलने के बाद उसको पुरचुंडे में बांधो। बांधने के बाद उसका पानी निथरते रहेगा, निकलते रहेगा। वो पानी पूरा निकलने के बाद उसको, वो पानी जो है वो आपके काढ़े में डालो। काढ़े का पाक बनाने के पहले उसमें पानी डालो, ताकि वो पानी भी उसमें एब्सॉर्ब हो जाए और आपका काढ़ा और स्ट्रांग अच्छी तरह से हो जाए। अब जब ये निथलने के बाद जो मावा बोलते हैं इसको, वो मावा आप कढ़ाई में ले, लोहे के कढ़ाई में ले लो। धीमी आंच के ऊपर गैस रखो और उसको हिलाते रहो जब तक, उसको हिलाते रहो ताकि उसमें से जो पानी बचा हुआ है वो निकल जाएगा। एक बार ऐसा आपको लगता है कि इसमें पानी निकल गया, तो फिर उसमें आप घी और तेल डाल सकते हैं। घी और तेल डालने के बाद फिर उसको हिलाते रहना है। जब आप शुरू में घी और तेल डालेंगे तब आपको वो घी और तेल दिखेगा नहीं, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन आप जब हिलाते रहेंगे, जब अच्छा मावा बनने की आइडेंटिफिकेशन है कि आपके मावे को तेल और घी बाजू में आना शुरू हो जाएगा, तो ये उसका फाइनल स्टेज है मावे का। अब आपको यहाँ पे काफी अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ता है। पानी सब चला जाता है उसमें और सिर्फ उसमें रह जाता है छूटा हुआ तेल। या आपने कभी सत्यनारायण की पूजा जब करते हैं तब आपने जो शीरा बनाया होगा, वो शीरा में जैसे घी छूटता है, जैसे तेल तेल तो नहीं बनाते, घी ही छूटता है, वैसा घी छूटता है मावे को। जिन्होंने कभी बनाया नहीं उनके लिए है, जिन्होंने बनाया होगा उनके लिए ये नया नहीं है। जैसे हम वो शीरा बनाते हैं और वो शीरा बनाने के बाद जैसे उसको वो घी छूटता है, सेम घी हमारे मावे को छूटता है। तब जाके समझना है कि मावे का पूरा पानी चला गया है, अभी ये क्वालिटी मावा बन गया है। तो फिर उसको, जैसे आपका क्वालिटी मावा बन जाता है, दूसरे साइड्स पे आपका क्वालिटी काढ़ा, मतलब पाक बन जाता है, एक तारी या दो तारी पाक बन जाता है। तो फिर आपको वो मावे को वो पाक में अच्छी तरह से मिक्स करना है। शुरू में हमने, मतलब अभी भी हम जो कॉफी बनाने का, उसको एक वर्ड है, क्या बोलते हैं, स्टिरर बोलते हैं। कॉफी जब बनते हैं तो उसमें वो एक अच्छी उसका सम्मिलन हुआ। बीटर, 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 कॉफी का जो बीटर है वो उसमें हम यूज करते हैं। तो कॉफी के बीटर के वजह से आपका मावा और आपका पाक अच्छी तरह से मिल जाता है। और ये पूरा अच्छी तरह से मिलने के बाद आपको उसको वैसे ही रखना है 24 आवर्स। और 24 आवर्स रखने के बाद उसमें आपको शहद और प्रक्षेप, जो मैंने बताया, बेहड़ा, पिंपली और चातुर्जात, इसमें अगर 5 किलो को बेहड़ा लेना है 160 ग्राम, पिंपली लेनी है 80 ग्राम, और चातुर्जात लेना है 40 ग्राम। तो ऐसा 280 ग्राम का प्रक्षेप डाला जाता है 5 किलो का जो च्यवनप्राश बनता है उसके लिए। तो इस तरीके से वो मिक्स होने के बाद आपको वापस अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। आप जो बर्तन में इसको रखने वाले हैं उसको पूरे अंदर से घी लगाते रहना है। अगर गलती से भी पानी का संपर्क आ जाता है तो फिर उसमें फंगस होने की संभावना होती है। या आपका कहीं पे मावा बनाते वक्त अगर उसमें पानी बच जाता है तो भी फंगस होने की संभावना होती है। इसीलिए च्यवनप्राश जिस कंटेनर में आप रखेंगे उसमें अंदर से पूरा घी लगा लेना है, और वो घी लगाने के बाद ही उसमें रखना है। उसके बाद उसको एयर टाइट करना है। और जब भी आपको लगेगा, जितना लगेगा उतना पैक करके रखो, और जो बाकी है वो उसी में ही पड़ा रहने दो। और कभी भी जिस बॉटल में आप इसको रखेंगे, एक घी की उंगली जो है वो पूरे बॉटल में अंदर एक बार घुमाना है और फिर उसमें च्यवनप्राश भरना है। ऐसे अगर आप करते हो तो आपका अच्छा क्वालिटी का च्यवनप्राश रेडी हो जाता है। जो च्यवनप्राश में आप प्रक्षेप द्रव्य यूज करने वाले हो वो फाइन ही पाउडर चाहिए। केमिकली इनर्ट वेसिकल्स जो रहते हैं, स्पेशली
उसी में भी लोहा जो है उसका ज्यादा आप यूज करो। हीट जो है वो सीवियर नहीं देना है, माइल्ड टू मॉडरेट ही मेंटेन करना है। हनी जो है पूरा ठंडा होने के बाद ही हनी ऐड करना है और प्रक्षेप ऐड करना है। और जब प्रक्षेप डालते रहेंगे आप तो कंटिन्यूअसली आपको उसको अच्छी तरह से स्टीर करना है बीटर से। तो ये आपका च्यवनप्राश जो है अच्छी तरह से रेडी होता है। डोज में आप 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम तक पेशेंट्स को डोज आप दे सकते हैं उसके अग्नि के हिसाब से। एवरेज आउट हम 20 से 25 ग्राम का डोज देते हैं पेशेंट्स को। लेकिन आप जो है मतलब 250 ग्राम का अपना जो बॉटल्स है तो वो बच्चों में 25 दिन मतलब 2-4 दिन इधर उधर छोड़ के 1 महीना में वो बॉटल उसने खत्म करनी चाहिए। और बड़ों ने जो 500 ग्राम का बॉटल्स है वो 1 महीने में खत्म करनी चाहिए। तो ये सिंपल लॉजिक आप पर लगा देते हैं, बच्चों में 10 ग्राम और बड़ों में 20 ग्राम। तो आपका वो 500 ग्राम का जो बॉटल है वो 1 महीने में खत्म होना चाहिए। बड़ों के लिए, स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए 250 ग्राम का बॉटल्स खत्म होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा मोर प्रॉपर्टी चाहिए इसकी तो आपको आप उसका डोज भी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपको अग्नि का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ आपको उसका डाइजेशन होने तक पेशेंट, बहुत बार लोग मतलब नाश्ता भी पोहा खाएंगे और उसके साथ च्यवनप्राश खाएंगे। ऐसे लोगों को तो मैं इतनी गालियां देता हूँ। च्यवनप्राश डाइजेस्ट होने तक कुछ नहीं खाना है, मिनिमम 1.5 से 2 घंटा कुछ नहीं खाना है, ये पेशेंट्स को बता दो। ये च्यवनप्राश है और जितना जल्दी हो सके, रात को च्यवनप्राश खाने वाले पागल लोग हमने देखे हुए हैं। रात का खाना खाएंगे और उसके बाद च्यवनप्राश खाएंगे। अगर सचमुच रुष्य प्रॉपर्टी आप चाहते हो तो पेशेंट को 7, 7:30 बजे खाना खाने को बोलो और फिर 10 बजे च्यवनप्राश लेने को बोलो। 10, 10:30 बजे यू विल गेट रुष्य प्रॉपर्टी ऑफ च्यवनप्राश। लेकिन आप रसायन प्रॉपर्टी चाहते हो तो सुबह 6:30, 7 बजे तक च्यवनप्राश खत्म ही मतलब खा के खत्म करना चाहिए उसने। उसके बाद च्यवनप्राश आइडियली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना आगे जाएगा उतना अग्नि कम होता है, उतना डाइजेशन कम होता है। 10, 11 बजे भी च्यवनप्राश खाने वाले लोग हैं। सुबह 7 बजे और रात को खाना है तो 10 बजे, वो भी 7 बजे खाना खत्म होके 2-2.5 घंटे का अंतर उसमें रहेगा तो ही। अगर और उसके साथ आप रुष्य प्रॉपर्टी, नेत्र प्रॉपर्टी चाहते हो तो ही ऐसा करना है। नहीं तो खाना खा के लेने के लिए किसी को भी नहीं बोलना है। अनुपान में क्षीर भी अनुपान चलता है। एक जगह पे अगर अनुपान आप देखेंगे तो क्षीर भी अनुपान बताया हुआ है। यहाँ पे शायद उसका श्लोक नहीं आया हुआ है। तो एक जगह पे च्यवनप्राश का क्षीर भी अनुपान बताया हुआ है। या अच्छा लीह, उससे भी क्षीर से भी अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा लेह्य कार्य जो है उससे जो होता है तो पेशेंट्स को अच्छा लीह जो प्रॉपर्टी है वो पेशेंट्स को देने का बोलना है। शेल्फ लाइफ जो है च्यवनप्राश की मिनिमम 1 साल अच्छा वीर्यता अवधि उसमें रहता है। लेकिन और एक बात हमने देखी हुई है, जितना च्यवनप्राश पुराना होता है तो जैसे पुराण घृत के अलग एक रिजल्ट्स है, वैसे पुरान च्यवनप्राश के अनुलोमन के ऊपर ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं। मतलब च्यवनप्राश लेने के बाद अच्छा अनुलोमन होना पुरान च्यवनप्राश का, ये भी हमने कुछ केसेस में देखा हुआ है। लेकिन शारंगधर ने 1 साल ही, मतलब च्यवनप्राश अभी बनाना है वो 1 साल तक चलाना है, अगले साल नया च्यवनप्राश बनाना है। ये आपको कंपलसरी पता ही होना चाहिए। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो। जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। मांसपेशियों की तरह होती है। मैं तो पोज दे रहा हूं। इंडिकेशंस में मैंने जहाँ जैसे बताया, प्राणवह रस, प्राण सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब चीज में। जान है तो जहान है, और वही जान के लिए सबसे श्रेष्ठ रसायन च्यवनप्राश है। काश श्वास में, शतक्षीण में, उरो रोग में, हृदय रोग में, स्वर क्षय में,
जहाँ जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा उनका आवाज अच्छा रखना है, ज्यादा उनको वोकल का अच्छा होना चाहिए ताकि वो संगीत कर सके, ऐसे लोग बहुत सारे पूछते हैं हमें कि कौन सा रसायन लिया जाए। उनको च्यवनप्राश बोला तो उनको ऐसा लगता है यहाँ चलो ये तो कॉमन है। च्यवनप्राश का आप अलग नाम दे के भी च्यवनप्राश को दे सकते हैं लोगों को। आपको ही पता होता है कि इसमें च्यवनप्राश है या और कुछ है। या फिर थोड़ा च्यवनप्राश में यष्टि डाल के दे दो और वो स्वरीय कार्य करेगा, या खदीर डाल के दे दो और स्वरीय कार्य करेगा, ऐसा हो सकता है। अभी एक कंपनी है जो आंख के लिए सप्तामृत लोह हुई च्यवनप्राश देती है, तो ये संभव है। आपको जिस चीज के लिए देना है, मैंने जैसे बोला रुष्य और प्रॉपर्टी आप चाहते हो, मकर दोष के साथ च्यवनप्राश दे दो। आंखों के लिए साथ चाहते हो सप्तामृत साथ दे दो। श्वास कास के लिए चाहते हो 64 पिंपली के साथ दे दो। आप पैंक्रिया के लिए चाहते हो, प्रमेह के लिए चाहते हो, गुड़ची के साथ दे दो। आप लीवर के लिए चाहते हो, भूम्य अम्लकी के साथ दे दो। आप किडनी के लिए चाहते हो, गोक्षुर के साथ दे दो। आप बोन्स के लिए चाहते हो, अस्थि संहारक के साथ दे दो। आप मांसपेशियों के लिए चाहते हो, उड़द के साथ दे दो। आप नसों के लिए चाहते हो, अश्वगंधा के साथ दे दो। आप मेमोरी के लिए चाहते हो, ब्राह्मी के साथ दे दो। आप स्मृति के लिए चाहते हो, स्मृति सागर रस के साथ दे दो। आप जिसमें चाहते हो उसको बोलो ये आपके लिए स्पेशल च्यवनप्राश है, इसमें अलग दवा है। नॉर्मल बाजार में जो च्यवनप्राश मिलता है ये नहीं है। क्योंकि आपने वो दोष के साथ, वो दवा के साथ पेशेंट्स को दिया, उसका रिजल्ट अलग आएगा। वात शोणित वात रक्त में श्रेष्ठ है, शुक्र दोष में मेधा स्मृति आयु वर्धनम। इंद्रिय बल, इंद्रियों का ताकत, आग के लिए जिसको नाक से स्मेल नहीं आता, कान से आवाज नहीं आता, ऐसे लोगों को दे दो। मूत्र दोष है, वातानुलोमक है। तो इसका एक छोटा वीडियो देखते हैं। ये पुष्टुंडी बांधी हुई है, इसको ये उबाला जा रहा है। ये पकने के बाद उसको निकाला जाता है। ये निकालने के बाद इसको सेपरेट किया जा रहा है। उसकी ये जो आप ये जो आप देखते हो यहाँ पे, ये मावा निकाला हुआ है, इससे भी थोड़ा पहला ये देखते हो आपकी सब लोग निकाल रहे हैं और इनके हाथ में ये यहाँ पे मिक्सर है, इससे वो घुमा रहे हैं। इनके हर एक के हाथ में वो छन्नी उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, चालनी बोलते हैं, हमारे सीव्स बोलते हैं। तो वो सीव्स है यहाँ पे, वो सीव्स से उसको किया जा रहा है इस तरीके से। फिर ये हम उसको बांधने के लिए, उसमें से उसका पानी निकालने के लिए इसको इस तरीके से बांधा जाता है। इस तरीके से ये बांधा जाता है। तो ये जो पूरा है ये उसका जो भी पानी है आंवले का, वो उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और वो पानी निकाल के फिर ऐसा भर्जन किया जाता है, इसमें पानी पहले निकाल। ये देखो इसके 8 स्टेप जो है, मतलब ये ऐसा ऐसा ऐसा। फाइनली इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे घी छूटा हुआ है पूरा। इसके कलर्स देखो आप कैसे चेंज होते जाता है। एक्सक्यूज मी सर। सर जो आप बता रहे हैं ना उसको पिन कीजिए ना, क्योंकि वो स्क्रीन छोटी दिख रही है, आपकी स्क्रीन बड़ी दिख रही है। मैं ये वीडियो में शेयर करता हूँ ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। ये अभी इसका ये स्टेप हो गया। ये अभी इसका पाक बन रहा है। पाक देखो किस तरीके से ये पाक बना हुआ है। ये पाक देखो किस तरीके से पाक बन गया है। मैंने जो बोलता हूँ 1 तारी 2 तारी ये बना के पाक बनना है।
और फिर उसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरीके से च्यवनप्राश बनाया जाता है। मुझे लगता है ये अलग टॉपिक था, लेकिन आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। किसी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो एक 5-10 मिनट में क्वेश्चंस लेते हैं। यस, लवेश ने च्यवनप्राश यहाँ पे बनाया था और वहाँ पे भी अभी 25 किलो च्यवनप्राश बना है। यही सक्सेस हम चाहते हैं सब में। अभी 25 किलो का कम से कम 1,000 रुपए को भी उसने बेचा होगा, तो भी 25,000 कमा लिए। लवेश जी थोड़ा पैसा भेज दो अभी। अनुपान की जरूरत नहीं है, लीयते है। निर्विकार के फार्मेसी के आपको पूरा कंटेंट मतलब 1105 किलो अगर आप बनाना चाहते हो तो 1134 का वो भरड़ द्रव्य और 280 ग्राम का प्रक्षेप ये आपको निर्विकार से मिल सकता है। तो ये आप कभी भी मंगा सकते हैं, क्योंकि तेल घी और शहद ते आपके पास है, आंवले आपके आजू बाजू आपको मिल जाएंगे। तो ये जो पूरा कंटेंट है वो आपको मिल जाएंगे। कभी भी निर्विकार का नंबर आपके पास रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर मैं निर्विकार का नंबर से आपको भेज देता हूँ। 5 केजी साठी प्रक्षेप द्रव्य जो है वो है बेहड़ा 160 ग्राम, पिंपरी 80 ग्राम, चातुरजात 40 ग्राम। रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। लिक्विड फॉर्म हो गया होगा तो कुछ नहीं करना है, लेकिन उसका पाक मतलब मावा और पाक इसका कॉम्बिनेशन कहीं पे तो भी गलत हो गया है। क्योंकि आपने जो प्रोपोर्शंस लेना चाहिए था काढ़े का, और आपके च्यवनप्राश के मावा कम पड़ गया, ऐसा इसका अर्थ है। क्योंकि मावा और उसका पाक ये दोनों सही बराबर होने चाहिए, तब इसके लिक्विड नहीं होता है। तो उसमें आप नया मावा बना के इसमें डाल सकते हैं, तो उसका लिक्विडिटी कम हो जाएगा, लेकिन लिक्विड हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ले ही है वो। 5 केजी का मैंने बताया, आप 42 ग्राम्स ईच चूर्ण ले सकते हैं। उसका 1134 ग्राम होता है, और प्रक्षेप द्रव्य भी मैंने वहां पे लिख दिए हैं। पौध के लिए यूटेंसिल एल्यूमिनियम, क्योंकि बड़ा अगर आप बनाते हैं तो बड़ा उतना स्टेनलेस स्टील मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है आज के इसमें। फिर भी अगर हम अभी कोशिश कर रहे हैं, पहले हम भी एल्यूमिनियम में ही बनाते थे, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टील का अभी मैंने कोशिश का मतलब बहुत ढूंढा हमने, तो वो डायरेक्टली नहीं मिलता है। उतने साइज का हमें बना के लेना पड़ेगा, लेकिन अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेनलेस स्टील का ही बना के ले, लेकिन फिलहाल के अभी लिए अभी एल्यूमिनियम और ये आप यूज कर सकते हैं। भरड़ हमारे पास से मिलेगा, उसमें से कुछ चूर्ण भी होते हैं, लेकिन भरड़ चूर्ण का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको। रेगुलर में जो मार्केट में अवेलेबल है वही आंवला आपको लेना है। बेस्ट यूज के लिए एक तो लोहे का कढ़ाई, वो सबसे बेस्ट है काढ़ा बनाने के लिए भी, और उसका मावा बनाने के लिए भी। काढ़ा लोहा सबसे बेस्ट है। कंटेंट तो मैंने बता दिया, वो 30 केजी के हैं, आपको डिवाइड करके उसको 42 ग्राम लगता है एक 5 केजी के लिए। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। केसर युक्त बना ग्रेट। अलग अलग कुछ सोना चांदी बना सकते हैं, सोने का भस्म, सुवर्ण भस्म, चंद इसका केसर युक्त बना सकते हैं, और अलग अलग इसमें बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निर्विकार का नंबर उसमें शेयर करते हैं। मीटिंग ग्रुप चैट में डालना पड़ेगा ना। शुगर फ्री नहीं बन सकता, एक्चुअली उसमें प्रिजर्वेटिव ही आते हैं। तो आपको प्रिजर्वेटिव एक्सेप्टेबल रहेंगे तो फिर शुगर फ्री जो बाजार में मिलता है वही ले लो।
मावा में प्रेक्षक द्रव्य डालकर ऐड कर सकते हैं क्या, या फिर सिर्फ मावा अगर लिक्विड फॉर्म होगा? नहीं, मावा ही डालना है सिर्फ, प्रेक्षक द्रव्य हाँ मतलब जितना मावा डालेंगे उतना प्रेक्षक द्रव्य मत डालो ज्यादा, क्योंकि फिर वो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। मावा ही ज्यादा डालो। अभी भी आज भी चल रहा है एक्चुअली, च्यवनप्राश ऑलरेडी गोइंग ऑन। आज एक बैच चल रही है उसकी। लेकिन लाइव कितना देर रखेंगे ना, वो तो पूरा 2 दिन का प्रोसीजर से 2-2.5 दिन लगते हैं। तो इतना लाइव करना संभव नहीं होता है। शुगर फ्री मत बनाओ, वो मत यूजो। केसर जो है वो प्रक्षेप में ही ऐड होनी चाहिए। अगर किसको केसर युक्त बनाना है या फिर सुवर्ण युक्त बनाना है, रौप्य युक्त बनाना है, तो वो आपके प्रक्षेप में ही ऐड होंगी। 1.5 रुपए किलो च्यवनप्राश आए हुए, क्या स्वर्ण भस्म 1.5 लाख हुए? उसमें अगर आप 10 ग्राम स्वर्ण भस्म डाल दे तो 1.5 लाख क्या 10 लाख भी हो सकते हैं। देखो, लोगों को बेचने के लिए बहुत सारे लोग नई नई आइडिया इसमें ला देंगे। शुगर उसमें पथरी, अगर पथरी का शुगर डालते हो तो ज्यादा अच्छा। लेकिन पथरी में कहाँ कहाँ पे वो दोरियां आती है। एक बार ऐसा ही हुआ, हमने जो खंड शर्करा ला दिया और उसमें सब दोरियां थी। वो सब च्यवनप्राश 50 ग्राम 50 किलो फेंकना पड़ा था। तो अगर पथरी का शुगर लाते हो तो उसमें आप पॉसिबल हो तो वो उसको पहले पूरा घोल मिलाओ, उसमें अगर कुछ कंटेंट रहेगा तो उसको छान के फिर शुगर यूज करो। पथरी शुगर सबसे बेस्ट है, खड़ी खंड शर्करा बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट है। गुड़ यूज नहीं करना है, शास्त्र ने स्पष्ट खंड शर्करा बोली हुई है, गुड़ नहीं बोला हुआ है। गुड़ के गुण अलग है, खंड शर्करा के गुण अलग है। लोग कुछ गुड़ हम यूज करते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि शास्त्र से आगे नहीं जाना है। स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे, या वही थोड़ा स्लो स्लो करके आप देखेंगे, या कुछ वीडियो जो बने हुए हैं वो भी हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगा आप सबके मिलके। ऐसा ही कल हम आपके दिमाग से वमन का डर निकालने वाले हैं। आज आपको एक टारगेट था मेरा कि आप सब लोग च्यवनप्राश बनाएं। अभी दूसरा टारगेट है कि आप सब लोग वमन पंचकर्मा कराएं। तो कल यही टाइम पे मिलते हैं 9 बजे। वहां पे हमारा टारगेट है कि वमन का डर निकाल दे आपके दिमाग से। धन्यवाद। ऐसे कई सारे लेक्चर्स हम अरेंज करने वाले हैं, और इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध रहेगा। अगर आप चैट बॉक्स देखोगे तो वहां पे सर ने निर्विकार फार्मेसी का नंबर भी सेंड किया है। तो अगर आपको कुछ द्रव्य भी मंगवाने हैं, आप डायरेक्टली बाजार से, आपके लोकल मार्केट से भी ले सकते हो। या जैसे कि सर ने अभी कहा कि 1 kg का या डिफरेंट ग्राम्स की पैकेजिंग भी सर के पास अवेलेबल है, तो वहां से भी आप मंगवा सकते हो। सर कुछ छोटे वीडियो भी शेयर करने वाले हैं ग्रुप पर, और रिकॉर्डिंग्स कल हम व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक डाल देंगे रिकॉर्डिंग की। और कल सेम टाइम पे 9 o'clock को हम वमन के लिए मिलने वाले हैं। वमन पंचकर्मा को लेकर बहुत सारे वैद्य के मन में एक भय रहता है, तो वो भी आपका भय कल के वर्कशॉप के बाद दूर हो जाएगा। और जैसे ही आज हमने ये च्यवनप्राश निर्माण विधि देखा है, सेम उसी तरह से हम कई अलग कल्प, अवलेह, गुटी वटी, तेल कल्पना, आरएबी का जो सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा आने वाला है, 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, उस कोर्स में भी हम डिफरेंट निर्माण विधि, डिफरेंट कल्पों की निर्माण विधि हम देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के बाद मैं आरएबी का एक सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा, उसका पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर करती हूँ। जो 6 महीने का कोर्स है, उसकी फीस सिर्फ 15,000 है। उसमें सिर्फ कल्पना की विधि, निर्माण विधि ही नहीं है, तो हर स्रोतस के अनुसार जितने भी व्याधियां हैं उसको हम बहुत सखोल तरीके से क्लिनिकली हम पढ़ने वाले हैं। उसकी चिकित्सा हम देखने वाले हैं,
अलग अलग टाइप के पंचकर्मा हम देखने वाले हैं। तो वो बहुत बड़ा एक कोर्स है 6 मंथ्स का। आप पीडीएफ देखिए एक बार, और पीडीएफ के रिलेटेड या कोर्स के रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए। और कल कोर्स के रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज होगी आपके मन में तो वो भी हम लेंगे। यस सर।